हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रितेश जैन और हम गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। और आज हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले की अगर हम बात करते हैं तो अचालक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसा पदार्थ या ऐसा भाग या जिसको आवेश देने पर वो आवेश उसी स्थान पर स्थिर हो जाता है, उसी स्थान पर रह जाता है, उसे हम अचालक कहते हैं। जब हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गोले के 3 स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं, बाहर, सतह पर और अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 8 त्रिज्या का अचालक गोला है जिसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है और इसका आयतन आवेश घनत्व है ρ। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व जब इसका ρ है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हम आयतन आवेश घनत्व ρ इक्वल्स टू Q/V। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। देन Q, V की वैल्यू क्या है? 4/3 πr3। तो ये आपका आयतन आवेश घनत्व हो गया। अब वही 3 स्थितियां हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या कंसीडर करते हैं? जब बिंदु P कहाँ स्थित हो? गोले के बाहर। तो ये गोले के बाहर स्थित है और इसे हमने क्या किया? इस दूरी r को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कर दिया। ठीक है, वापस वही चीज यहाँ पर P के जगह पर हम क्या करेंगे? एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं ds की, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds की दिशा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं और परीक्षण आवेश की कल्पना करने पर यह धनात्मक आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो E की दिशा इधर चली जाएगी और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो सतह के लंबवत होगा, तो ds भी इधर आ जाएगा। ओके, तो यानी E और ds दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जब हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित का मतलब क्या होगा? r ग्रेटर देन r। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से क्या होता है? गाउस का नियम E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन q क्या है? टोटल चार्ज जो गोले के अंदर है। टोटल चार्ज कितना है? q। तो ये हो गया तुम्हारा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर E ds cos 0। cos 0 क्यों आया? क्योंकि E और ds दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो एंगल है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो cos 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो गया तुम्हारा E। यहाँ आ गया तुम्हारा ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट और ये ds हो गया तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड E इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये E आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम वही है जो प्रीवियस 2 डेरिवेशंस में हम लोगों ने आउटसाइड की कंडीशन में निकाली है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आएगा? यहाँ वेक्टर लगा दिया, ये आ गया r के। अब हम इसे चाहें तो आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालता हूँ तो Q की वैल्यू क्या होगी? ρ इंटू 4/3 πr3। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू ρ इंटू 4/3 πr3। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास में? ρ r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r के। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किस कंडीशन में? आउटसाइड की कंडीशन में। जब बिंदु कहाँ स्थित है? आउटसाइड। तो उस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r के या फिर ρ r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r के हमें प्राप्त होगी। अब सेकंड केस हम लेते हैं, जब बिंदु कहाँ होता है? गोले की सतह पर, यानी इस P बिंदु को उठाकर हम इस जगह पर ले आते हैं। तो जब मैं इस बिंदु P को यहाँ ले आऊंगा तो अब ये जो डिस्टेंस है r और r ये आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब बिंदु गोले की सतह पर
तो सतह पर होगा तो क्या हो जाएगा r इक्वल्स r। ठीक, तो इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। कोई सेम डेरिवेशन चल रहा है, कहीं से कहीं तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, सेम डेरिवेशन है। तो समीकरण 1 में r इक्वल्स r रखने पर, तो जैसे हम समीकरण 1 में r इक्वल्स r रखेंगे तो E सरफेस इक्वल्स टू, यहाँ पर r की जगह r रखा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप, या तो ये हो जाएगा, ठीक है, या फिर इस जगह पर जब हम r की जगह r रखेंगे तो रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो r स्क्वायर r कैप, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया रो r 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप। ये तुम्हारा E सरफेस आ गया, ठीक है। तो ये E सरफेस की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ गई। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जब बिंदु P गोले के कहाँ स्थित हो, अंदर स्थित हो, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है, दैट इज r लेस देन r। ये वाला गोले के अंदर स्थित वाले भाग की बात करते हैं। तो गोले के अंदर जब स्थित होगा तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि बिंदु जो है आपका वो यहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये दूरी आपकी r है। वही क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए दूरी r को त्रिज्या मानकर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। ये गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर दें, ठीक है। टोटल आवेश कितना है गोले में, q, तो इस अंदर वाले गोले में आवेश की मात्रा भिन्न होगी, q डैश। भिन्न क्यों होगी, इसको ऐसे समझो, एक बकेट है, बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी भरे हुए बकेट में एक मग डाल दिया, तो मग के अंदर जो पानी की क्वांटिटी होगी, पानी का अमाउंट होगा, वो उस बकेट के अमाउंट से डिफरेंट होगा, लेकिन डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, घनत्व एक ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अगर हम गोले के अंदर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें अंदर के आवेश की बात करनी पड़ेगी। तो अंदर का आवेश क्या होगा, q डैश इक्वल्स टू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, यानी घनत्व किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस अंदर के गोले के आयतन से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अंदर का आवेश। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालें अगर हम, तो रो की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो q r क्यूब अपॉन r क्यूब, ये आपकी q डैश की वैल्यू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोबारा समझिए इस चीज को, जब हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा आयतन। आवेश कौन सा, q डैश, और उसका आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। रो क्या है, रो दोनों कंडीशंस में सेम रहेगा, क्योंकि घनत्व कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो रो सेम रहेगा, तो q रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से q डैश की ये वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गई। अब सीधा हम गाउस का नियम लगा देते हैं, यहाँ से गाउस नियम से E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन q की वैल्यू क्या है, q डैश, क्योंकि टोटल आवेश कितना है अंदर, q डैश। तो ये q डैश वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर आ गई। वापस वही चीज, E और ds दोनों एक ही दिशा में मिलेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जितनी भी गोलाकार आकृतियां होगी उसमें E और ds दोनों की दिशा समान रहेगी सदैव, थीटा हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक। तो यहाँ पर वापस वही चीज, E ds cos 0 इक्वल्स टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, u बाहर आ जाएगा, देन ds इक्वल्स टू q डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, q r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हमने यहाँ से इस जगह पर q डैश की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ds अर्ध क्षेत्रफल किसका है, अंदर वाले गोले का। इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल क्षेत्रफल अंदर वाले गोले का ये है। तो यहाँ पर E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इस r स्क्वायर से ये r कैंसिल, तो E इक्वल्स टू हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आपकी E की वैल्यू आ गई, ठीक है, E इनसाइड की वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मैं इसे रो की फॉर्म में ले जाता हूँ तो रो की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और रो की वैल्यू क्या है अपनी, q की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 पाई r क्यूब से
4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में एक चीज और चल रही है इसके, दिस इज आर, ओके। तो ये यहाँ पर एक आर बचेगा क्योंकि यहाँ से, तो यहाँ रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आपका ई इनसाइड आ गया, ओके। तो अब 3 केसेस हमारे सामने हैं, ई आउटसाइड, ई सरफेस और ई इनसाइड। अब इन तीनों के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल ग्राफ है। ग्राफ किस किस में प्लॉट करेंगे, ई और आर में। यहाँ ये ई, ये ओरिजिन, ये इक्वल, ये ग्रेटर देन आर। सबसे पहली चीज वही वापस सरफेस की अगर हम बात करते हैं, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाता है हमेशा, मैक्सिमम। इनसाइड को अगर आप देखते हो तो इनसाइड का जो रिलेशन है, इनसाइड के लिए आपने क्या लिखा है अभी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। और आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ये आपका ये ग्राफ होगा। तो ये तो हो गया ई आउट, ये हो गया ई सरफेस और ये हो गया आपका ई इनसाइड। तो इस तरह से हम अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और ये इस साल इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ओके बेटा, थैंक यू।